जय हिंद मित्रों। कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम की करंट अफेयर जो आजकल की है, ताज़ा तरीन की जो घटनाएं हैं उससे हम आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। लेकिन पहले हम कल का जो हमने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर, उसका हम रिवीजन कराएंगे। उसके बाद हम आज कल की घटनाओं पर आएंगे मित्रों। तो देरी न करते हुए पहले हम अपने रिवीजन सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसे हम कल पढ़ा चुके हैं बहुत विधिवत, और तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है मित्रों? मीराबाई चानू। किसने जीता है मित्रों? मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल जीता, मीराबाई चानू। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ए ऑप्शन हो जाएगा 86, बी ऑप्शन हो जाएगा 87, सी ऑप्शन हो जाएगा 88 और डी ऑप्शन होगा आपका 89। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों सी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 28वां स्थापना दिवस। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जुलाई 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, हर बार आपसे यह परीक्षा में पूछा ही जाता है। कौन सा? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। और यह Q3 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ए ऑप्शन 75वां, बी ऑप्शन 80वां, सी ऑप्शन 81वां और डी ऑप्शन 85वां। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 81वां स्थान। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 2026 में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, गणित का नोबेल जिसे कहा जाता है, उसका क्या नाम है? फील्ड्स मेडल से किसे सम्मानित किया गया है मित्रों? तो ए ऑप्शन हो जाएगा होंग वांग यू डेंग, बी ऑप्शन हो जाएगा जॉन पार्डन, सी हो जाएगा जैकब सिमरमैन और डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसमें चारों लोगों को दिया गया है कौन सा मेडल है? फील्ड मेडल। इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। आप लोग जान ही रहे होंगे गणित में नोबेल नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए तो 2026 में किस आईआईटी कंपनी ने लगभग 14,257 करोड़ रुपए के निवेश से उड़ीसा में भारत का पहला एआई ऑप्टिकल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ए ऑप्शन हो जाए इंफोसिस, बी ऑप्शन होगा टीसीएस, डी ऑप्शन होगा एचसीएल टीच और डी ऑप्शन हो जाएगा विप्रो। तो आपका उत्तर हो जाएगा एचसीएल टीच। आगे बढ़ते हैं। 2026 में छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2026 में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप है और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जोसाना चिनप्पा, बी हो जाएगा अनाहत सिंह और डी हो जाएगा तन्वी खन्ना और डी हो जाएगा दीपिका पल्लिकल। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनाहत सिन्हा। सातवां क्वेश्चन, 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, बी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका और सी ऑप्शन हो जाएगा भूटान और डी ऑप्शन होगा बांग्लादेश। तो किसके लिए, किसके प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान? जो विशेष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि बनाए गए हैं। तो ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। आठवां प्रश्न, 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु, क्या नाम रखा गया है? आयकर सिंधु का उद्घाटन कहां पर किया? ए ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, सी ऑप्शन हो जाएगा बंगलुरु और डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, कहां पर किया गया है?
मुंबई। आगे बढ़ते मित्रों, हाल ही में किस देश के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट, इसका क्या नाम है मानद डॉक्टरेट का, होनोरिस कासा, होनोरिस कासा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है किस यूनिवर्सिटी का मानद उपाधि होनोरिस कासा है, तो बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स का। हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, किस देश से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया या किस देश का सम्मान है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी मैसेडोनिया, बी ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, सी हो जाएगा इटली और डी हो जाएगा रोमानिया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, डी रोमानिया। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने रोमानिया की यात्रा की थी। 10वां क्वेश्चन और कर के रिवीजन सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, 2026 में किस देश ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जबरन मजदूरी, फोर्स लेबर से जुड़े मामलों पर भारत के आयातित सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लागू किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका ए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन और डी सिंगापुर। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों अमेरिका, उत्तर ए हो जाएगा अमेरिका। अब हम आजकल की जो ताजा तरीन घटनाएं हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको किसी न किसी परीक्षा में मिल जाता है। तो हम लोग अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2000, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 संबंधी प्रमुख संशोधन कौन है? प्रमुख हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक परीक्षा 2024 संबंधी प्रमुख संशोधन कौन है, मतलब जो संशोधन किया गया हाल ही में नीट पेपर को देख करके आप लोग देख ही रहे थे किस प्रकार से काकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद आपस में सहमत बनी, धरना तुड़वाया गया और उसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया गया 6 सदस्यीय, जिसके अध्यक्ष नंदन नीलेकणी जी को बनाया गया और उसके बाद संसद में एक अधिनियम लाया गया जिससे कि परीक्षा को पारदर्शी बनाया जा सके और सुचारू रूप से कराया जा सके। और लोकसभा में यह विधेयक कब लाया गया है मित्रों, तो 27 जुलाई 2026 को, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, कब लाया गया है 27 जुलाई 2026, 27 जुलाई 2026 को लाया गया है। और यही विधेयक आपसे पूछा जा रहा है कि संशोधन में कौन सा प्रावधान किया गया है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट प्रावधान है उसका तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और बी ऑप्शन हो जाएगा 12 साल तक की जेल और 12 करोड़ रुपए का जुर्माना, सी ऑप्शन हो जाएगा 14 साल तक की जेल और 14 करोड़ का जुर्माना, और डी ऑप्शन हो जाएगा 16 साल तक की जेल और 16 करोड़ का जुर्माना। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 10 साल की सजा है मित्रों और 10 करोड़ का जुर्माना। और दूसरा क्या है, त्वरित न्याय, दूसरा पॉइंट इस संशोधन में क्या रखा है गया है, त्वरित न्याय, मतलब जो न्याय देरी से मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता। आप लोगों ने पेपर में देखा ही होगा, अभी हाल ही में एक विषय जो चर्चा में रहा कि कोयला घोटाले से संबंधित मनमोहन सिंह की फाइल पर अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उससे उसका नाम हटा दिया क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद क्या ही किया जा सकता है किसी के लिए। तो त्वरित न्याय, इसके लिए जो यह नियम बनाया गया परीक्षा प्रणाली से, इसमें क्या होगा, त्वरित न्याय होगा। मुकदमे की समय सीमा निर्धारित की जाएगी, कितने समय सीमा में मतलब मुकदमा निवारण किया जाएगा, और एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ऐसी किसी कोई मामला होता तो जिस प्रकार से अभी टास्क फोर्स का गठन किया गया है नंदन नीलेकणी को लेकर के। त्वरित न्याय और सीमाबद्ध न्याय, सीमाबद्ध न्याय की बात की गई है। अधिनियम जो अभी
27 जुलाई 2026 के लोकसभा में लाया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह क्यों लाया गया? तो काकरोच जनता पार्टी, तो काकरोच जनता पार्टी की अब कुछ एक दो टॉपिक आपको देख ही लेना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 2026 को। सीजेपी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, सीजेपी काकरोच जनता पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 2026। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, 16 मई, क्योंकि यही चर्चा में था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। इसके संस्थापक कौन है? अभिजीत दीपके। कौन है? अभिजीत दीपके जी इसके संस्थापक हैं। और इसकी टैग लाइन जो है क्या है? इसकी टैग लाइन आलसियों और बेरोजगारों की आवाज। आलसियों और बेरोजगारों की आवाज किसकी टैग लाइन है? सीजीपी की टैग लाइन है आलसियों और बेरोजगारों की आवाज। यह वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लें। सरकार ने 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा और अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। यह विधेयक क्यों लाया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों से निपटने के लिए, और जो इसमें कड़े सजा की प्रावधान किया गया है, 10 साल 10 करोड़ रुपए, विशेष त्वरित न्यायालय और जांच और मुकदमे की समय सीमा, मतलब एक समय, और विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह सब बातें हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 2027 में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की गई है? सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की गई है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हो जाएगा मणिपुर, सी हो जाएगा मध्य प्रदेश और डी हो जाएगा उत्तराखंड। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी उत्तराखंड। अब यहाँ पर हरिद्वार कुंभ मेले की चर्चा की गई है। तो यह कब होगा? महाकुंभ कब मनाया जाएगा जो हरिद्वार में है? तो 2027 में। कब मित्रों? 2027 में। लेकिन अभी सारी व्यवस्था चल रही है, जिससे हाथियां आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में सुने होते हैं कि कहीं ट्रेन ट्रैक पर आकर या कहीं और किसी तरह से ट्रकों से टकराकर इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके लिए अब सैटेलाइट रेडियो कॉलर बनाया जाएगा। एक प्रकार का पट्टा होगा जो बता देगा कि कहां कहां पर यह हाथियां है। मित्रों, यह किस सरकार की योजना है? उत्तराखंड की सरकार की है। अब यह वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंभ मेला। आपसे पूछा जा सकता है करंट में कि कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो आपको याद होना चाहिए मित्रों, कुंभ मेला कहाँ पर? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहाँ? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 4 जगह पे लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे यह लगता है? तो प्रयागराज में आप लोग जान ही रहे होंगे, प्रयागराज में गंगा यमुना संगम है, हरिद्वार में गंगा नदी है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। अब उत्तराखंड की चर्चा आ गई है, तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। जो आपके स्टैटिक जीके जो करंट पूछा जाता है या उत्तराखंड से संबंधित रिलेट करके, तो यह एक इम्पॉर्टेंट मतलब जीके है जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी क्या है, क्योंकि इसकी 2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी क्या है? तो देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? भराड़ीसैंण है ग्रीष्मकालीन राजधानी। और इसका नाम एक और है, गैरसैंण
सैड, भराडी सैड, और ऑब्लिक में कहीं पर लिखा रहता है गैर सैड, गैर सैड, गैर सैड। यह इसकी कौन सी राजधानी है गैर सैड मित्रों? ग्रीष्मकालीन। और शीतकालीन राजधानी देहरादून की कौन सी है? उत्तराखंड की देहरादून है। अब चारों महाकुंभ जो है कहाँ कहाँ पर लगते हैं मित्रों? प्रयागराज, हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और उज्जैन, उज्जैन एमपी में है, और नासिक आप लोग जान ही रहे होंगे महाराष्ट्र, नासिक, नासिक महाराष्ट्र में। प्रयागराज में गंगा यमुना संगम है, हरिद्वार में गंगा है, आप लोग जान ही रहे होंगे। लेकिन उज्जैन, उज्जैन आपसे कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि उज्जैन में जो महाकुंभ लगता है किस नदी के किनारे? तो शिप्रा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में मेला लगता है। और नासिक में किस नदी के? गोदावरी, गोदावरी। वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट था, करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। और कुछ मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है मित्रों, मैं क्लास में ही रटाने का प्रयास करता हूं, और दूसरे नंबर पे कुछ जो स्टैटिक जीके है, जिस प्रदेश का क्वेश्चन आता है, क्योंकि अगर हम दूसरे स्टैटिक चीज के पढ़ाएं आपको तो आप रिलेट नहीं करा पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में या उसके डिस्क्रिप्शन में जो होता है कि किस, जैसे कुंभ मेला यहाँ पर आ गया मित्रों, तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर लगता है, किस नदी के किनारे लगता है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और उत्तराखंड की राजधानी से संबंध में कई बार पूछा गया है कि कौन ग्रीष्मकालीन है, कौन शीतकालीन है। तो शीतकालीन राजधानी देहरादून है, और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। आगे बढ़ते हैं मित्रों। महत्वपूर्ण तत्व, वर्ष 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग जंगली हाथियों को सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की गई है। अब इन सब, देहरादून राजधानी है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है मित्रों? जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल थे। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2026 में अपने पवित्र नामों, प्रतीकों और धार्मिक विरासतों के व्यवसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल करने वाला भारत का पहला धार्मिक संस्थान कौन है? ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल करने वाला पहला धार्मिक संस्थान कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तिरुपति वेंकटेश मंदिर आंध्र प्रदेश का, मीनाक्षी अम्मा मंदिर तमिलनाडु का, और सोमनाथ मंदिर गुजरात का, और श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा का। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा का। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मित्रों यहाँ पर यह सारे मंदिर ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में देकर पूछ लिया जाता है मिलान करने में, यह मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो तिरुपति वेंकटेश मंदिर कहाँ पर है मित्रों? आंध्र प्रदेश में है। और मीनाक्षी अम्मा मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। इसको आप इस चीजों को अवश्य याद करके रखें, क्योंकि यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन तीसरे का उत्तर यहाँ क्वेश्चन का है कि अभी हाल ही में पवित्र नामों और प्रतीकों को, धार्मिक विरासतों को व्यवसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल किसने किया है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा का किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका ये मतलब उसे ट्रेडमार्क देने का, तो इसका उद्देश्य है मित्रों धार्मिक पहचान और परंपराओं का अनधिकृत व्यवसायिक उपयोग रोकना है। आप लोग जान ही रहे होंगे कि जहां जहां धार्मिक स्थल हैं वहां पर कोई उसका कोई अधिकृत कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई सरकार की गवर्निंग बॉडी नहीं है, या उसके बारे में देखा जा सके। अभी हाल ही में जो अयोध्या कांड हुआ, आप लोग जान ही रहे होंगे किस तरह से चर्चाएं थी पूरे भारत लेवल पे, किस प्रकार से। लेकिन क्या सत्य है क्या असत्य है, ये हम लोगों का
विषय नहीं है, ये तो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि क्यों यह सब किया जा रहा है। क्या जिस तरह से ट्रेडमार्क या ये सारी संरक्षण परियोजनाएं जिस तरह जगन्नाथ मंदिर की हो रही है, क्या अयोध्या की भी ऐसे किया जा सकता है मित्रों? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 उड़ीसापुरी में स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर, यह जगन्नाथ मंदिर किस सदी में बना था? 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के पवित्र नामों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण हासिल किया है, और यह ट्रेडमार्क 5 नए पवित्र धार्मिक नामों को मंजूरी दे दी गई। किसको किसको? जगन्नाथ धाम को, श्री क्षेत्र को, महाप्रसाद को, नीलचक्र को, कोयली बैकुंठ को। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य धार्मिक पहचान और परंपराओं का अधिकृत व्यावसायिक उपयोग रोकना है। अनधिकृत मतलब अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग क्या है, जिसका कोई डाटा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, 2026 में यूनेस्को ने किस देश के पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस, बी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीस, सी ऑप्शन हो जाएगा इटली, और डी ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मित्रों बी, ग्रीस। ओलंपस, माउंट ओलंपस, ओलंपस पर्वत किस देश में है? ग्रीस में है, और वहां का यह सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक जोड़ इसी के साथ यूपी का सारनाथ, यूपी के सारनाथ को 35वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। भारत का 45वां सारनाथ। सारनाथ के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करें। और कुछ स्लाइड के माध्यम से हम देख लेते हैं। यूनेस्को ने जुलाई 2026 में ग्रीस में पौराणिक और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओलंपस को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। माउंट ओलंपस के अद्वितीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्वों के लिए मिश्रित विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है, और यह श्रेणी में शामिल होने वाला ग्रीस का पहला स्थल यूनेस्को श्रेणी। अब यूनेस्को में हाल ही में जो शामिल किया गया है उसके लिस्टों को हम लोग देखते हैं कौन कौन स्थल शामिल किया गया है। तो नॉर्मंडी के डी डे लैंडिंग बीच, नॉर्मंडी के डी डे लैंडिंग बीच, यह कहाँ में कहा है मित्रों? फ्रांस का है। इसके यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में अभी हाल में शामिल किया गया है। अशोका और फुजीवारा, अशोका और फुजीवारा की प्राचीन राजधानियां, यह कहाँ की हैं? जापान की। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हाल ही में शामिल किया गया है। बोमा बर्डिगो प्रवासी प्रदेश दक्षिण सूडान, यह कहाँ का है मित्रों? दक्षिण सूडान का है, इसे भी शामिल किया गया है। और सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, भारत का चौथा विरासत स्थल है, 45वां विरासत स्थल है, इसे शामिल किया गया है। पांचवा प्रश्न मित्रों, 2026 में राज्यसभा के नवनिर्वाचित और मनोनीत सांसदों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के लिए 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम, 2 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ का उद्घाटन किसने किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति हैं बी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, और सी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और डी ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। और कितने आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल में निर्वाचित सदस्य हुए हैं, मनोनीत और निर्वाचित सदस्य, उनकी संख्या कितनी है मित्रों? 67 सदस्यों को अभी हाल ही में मनोनीत और निर्वाचित किया गया है। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित है प्रश्न तो आ गया है, तो कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में फैक्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 15वें क्रम। कौन सा है इनका? 15वां क्रम के राष्ट्रपति हैं। और
इनकी नियुक्ति के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है क्या है 35 वर्ष। आय सीमा क्या है होती है 35 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो आय सीमा होती है वह कितनी होती है मित्रों 35 वर्ष। और दूसरा जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति उसे ही चुना जा सकता है जो भारत का नागरिक नागरिक हो, वह भारत का नागरिक। सॉरी मित्रों, अब हम उसके मेन जो अनुच्छेद पे आते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, एक ही दो अनुच्छेद की बात करेंगे क्योंकि भारी भरकम यहाँ बताकर आप पे अनावश्यक दबाव नहीं बनाना है। बस निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है मित्रों। और यह जो कार्य करते हैं उसके लिए बात है किस रूप में कार्य करते हैं, तो किस अनुच्छेद 65 अनुच्छेद के तहत यह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करते हैं। उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है 65 अनुच्छेद 65 में यह बात की गई है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। और क्या कार्य है इनका, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है या कहीं गए होते हैं तो उनके स्थान पर यह कार्य करते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। इतने सारे बहुत 2 ही 3-4 फैक्ट हैं। ये 15वां उपराष्ट्रपति है। इनकी जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है वह जो मेन विशेषता है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और वो भारत के नागरिक होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो 66 अनुच्छेद के। और वो जो कार्य करते हैं किस अनुच्छेद में उसकी बात की गई, किस रूप में कार्य करते हैं, अनुच्छेद 65। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और जो था उसका हमने आपको बताया। सीपी राधाकृष्णन के बारे में, वह भारत के उपराष्ट्रपति हैं और मनोनीत सांसदों को 2 दिवसीय अभिन्यास कार्यक्रम प्रारंभ, वेरी इंपॉर्टेंट से आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभ क्या है, तो उद्घाटन क्या, इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, 2026 में द्विवार्षिक चुनाव में पहली बार चुनकर आए 67 नए सांसद, कितने आए हैं 67 नए सांसदों और सांसदों को संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी जिम्मेदारी और नियमों और प्रश्नकाल और शून्यकाल के प्रभावी उपयोग के बारे में जागरूक करना या जानकारी देना। 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाल ही में आरबीआई ने किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की मंजूरी दे दी। हाल ही में पॉलीमर या प्लास्टिक का नोट कह लीजिए कि आरबीआई ने मंजूरी दे दी है या कह लीजिए कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दिया गया है। तो कौन सी 2 नोटें हैं जिसके लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 5 रुपए 10 रुपए की, बी ऑप्शन हो जाएगा 10 रुपए और 20 रुपए की, सी ऑप्शन हो जाएगा 20 रुपए और 30 रुपए की, और डी ऑप्शन हो जाएगा 50 रुपए की, 100 रुपए की। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 10 और 20 रुपए की नोटों को हाल ही में आरबीआई ने मंजूरी दे दिया है कि यह इसके पॉलीमर में या प्लास्टिक नोट में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है और भविष्य में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू है क्योंकि इससे इसके सड़ने गलने की संभावना बहुत कम होती है और यह दीर्घकाल तक यह चलन में रह सकती है। तो इन सब बातों की हम इसमें चर्चा करेंगे और किस प्रकार से। अब यहाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार प्लास्टिक नोट का निर्माण या इस्तेमाल किस देश ने किया था, तो किस देश ने किया था मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार प्लास्टिक नोटों का प्रयोग किया था और कब किया था, 1988 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब, 1988। प्लास्टिक नोट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने, और पहली बार किया था। और नोट, भारत में नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आरबीआई,
नोट जारी कौन करता है? आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नोट जारी कौन करता है, तो आरबीआई। लेकिन एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि सारी नोटों तो आरबीआई जारी करता, लेकिन 1 रुपए की नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए की नोट वित्त मंत्रालय। आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहें। सारी रुपए 5 रुपए से लेकर के 500 तक की जितनी नोटें हैं सब जारी कौन करता है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपए की नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है मित्रों? तो वित्त मंत्रालय। 1 रुपए की नोट जो है मित्रों, की नोट है, उसको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय कौन जारी करता है मित्रों? वित्त मंत्रालय। 1 रुपए की नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और इस पर सिग्नेचर, जैसे सारी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, उसी प्रकार वित्त मंत्रालय की जो 1 रुपए के नोट जारी करता है उस पर सिग्नेचर किसका होता है? वित्त सचिव का। वित्त सचिव। यह वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिस पर हम लोग चर्चा किए मित्रों। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। 10 और 20 रुपए का पॉलीमर नोट या प्लास्टिक नोट परीक्षण करने की अनुमति आरबीआई ने दे दी है। अब पॉलीमर नोट क्या होता है? पॉलीमर नोट या प्लास्टिक नोट कागज से नहीं बल्कि ये विशेष प्रकार के प्लास्टिक या मजबूत पदार्थ से बनाए जाते हैं और दिखने में समान नोटों जैसे ही होते हैं लेकिन ज्यादा टिकाऊ होते हैं। पॉलीमर नोट क्यों जारी कर किया जा रहा है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा की गई है। नोट की उम्र बढ़ जाती है, समान कागजी नोट जल्दी खराब हो जाते हैं और पॉलीमर नोट अधिक दिनों तक टिकाऊ रहते हैं। खर्च कम करने के लिए पुराने नोट खराब हो जाते हैं और नए नोट छपने पड़ते हैं। पॉलीमर नोट लंबे समय तक चलेंगे जिससे नोट बदलने और में कम खर्च आएगा। ज्यादा सुरक्षा के लिए इसमें नकली नोट रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा फीचर लगाए जा सकते हैं। मौसम में बचाव, अब जान रहे गर्मी बारिश आदि में बचाव, नोट कोई भीजने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 7वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 कब मनाया गया? ए ऑप्शन हो जाएगा 26 जुलाई, बी ऑप्शन हो जाएगा 28 जुलाई, सी ऑप्शन हो जाएगा 27 जुलाई और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 29 जुलाई। तो यह कब मनाया गया है मित्रों? डी 29 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2026 कब मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसकी थीम 26 जुलाई की थीम क्या है? स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय तो मान लीजिए कुछ जितने सरकार प्रयास की है, बाघों की संख्या भारत में बढ़ रही है। 8वां क्वेश्चन, जुलाई 2026 में जलाशय मछुआरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस प्रदेश सरकार ने शुरू की है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड, बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा, डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो किसके द्वारा शुरू की गई मित्रों? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना। इसके बारे में आप लोग जान लें कि इसमें 3,500 रुपए की वित्त सहायता दी जाएगी। किसको? मछुआरों को 3,500 रुपए की वित्त सहायता, 3,500 रुपए की वित्त सहायता दी जाएगी मित्रों। 3,500 रुपए की वित्त सहायता किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब यहाँ पर एक फैक्ट आ गया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना से संबंधित है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948। लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 15 जनवरी 1971। पूर्ण राज्य का दर्जा
पूर्ण राज्य का दर्जा 15 जनवरी 1971। किसको? हिमाचल प्रदेश को। अब वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ का एक क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स में कि हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो शिमला है। बार बार यह पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्म 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला। शिमला इसकी कौन सी राजधानी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और धर्मशाला कौन सी राजधानी मित्रों? शीतकालीन। शिमला कौन सी राजधानी मित्रों? शीतकालीन। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होने ही चाहिए। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है मित्रों? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। वेरी इंपॉर्टेंट। इतना फैक्ट मित्रों अवश्य आपको याद रहते। और मेरे पढ़ाने का जो मकसद होता है कि करंट के साथ साथ कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट है उस प्रदेश से हो या योजना से हो या परियोजना से हो या कोई अन्य तथ्य हो, धार्मिक हो या राजनैतिक हो, सारे फैक्टों को लेकर मैं चलता हूं और आपसे उसकी बात करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, स्लाइड के माध्यम से भी कुछ देख लेते हैं। जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश ने जलाशय मछुआरों को सहायता के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा योजना शुरू की है। और इसमें जो सहायता राशि दी जाएगी कितना? यही वेरी इंपॉर्टेंट है, 3,500। हिमाचल प्रदेश के बारे में अब गठन कब हुआ था हम आपको बता चुके हैं, 15 जनवरी से। और इसका राज्य का दर्जा मिला 1971। राजधानी ग्रीष्मकालीन शिमला है और शीतकालीन धर्मशाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उसके बारे में विभिन्न प्रदेशों में जो शुरू की गई हैं उसके बारे में ऑनलाइनर के रूप में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गुरु दक्षिणा योजना मुख्यमंत्री शिक्षक कौशल चिकित्सा योजना है। और यह किस प्रकार कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश की। वेरी इंपॉर्टेंट है गुरु दक्षिणा योजना। मी भूमि मी हुक्कू कार्यक्रम यह कहाँ का है मित्रों? आंध्र प्रदेश का। वेरी इंपॉर्टेंट है। मी भूमि मी हुक्कू कार्यक्रम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश है। दाक्षायणी योजना कहाँ की है? केरलम, यानी केरल का नाम बदल क्या कर दिया गया है? केरलम। तो दाक्षायणी योजना यह कहाँ की है मित्रों? केरल की है। वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यह कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यह उत्तर प्रदेश की। प्रियदर्शनी मुक्त बस यात्रा योजना केरलम की है। मुख्यमंत्री मुक्त बस यात्रा योजना कहाँ की है? केरलम की है। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना यह कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश का है। प्रोजेक्ट जीरो केरलम का है। पूर्ण सलोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना यह कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अहिल्याबाई होलकर शेतकरी योजना कहाँ की है? महाराष्ट्र की। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन। जुलाई 2026 में कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को एक मुख्य कोर और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला राज्य कौन है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन केरल और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब। कौन है मित्रों? पंजाब। आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब। अब यहाँ पंजाब आ गया है और यह कौन सी योजना शामिल कर रहा है? 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जा रहा है। तो पंजाब की स्थापना
कब हुई थी इसके बारे में जान लेते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 कब की गई थी मित्रों? 1 नवंबर 1966 में। इनमें जिलों की संख्या कुल कितनी है? इसमें जो जिले हैं कुल 23 जिले हैं। पंजाब में कुल कितने जिले हैं? 23 हैं। इसकी राजधानी आप लोग जान ही रहे होंगे कि चंडीगढ़ है पंजाब की राजधानी। और विधानसभा सीट, जो पंजाब की विधानसभा सीट है, विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 117। कितनी सीटें हैं मित्रों? 117। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 13। पंजाब में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 13। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं पंजाब में? तो मित्रों 7 सीटें। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको आपको जानना ही चाहिए। और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पंजाब की स्थापना 1966 में। यहाँ पर कुल कितने जिले हैं? 23। और यहाँ का लोक नृत्य जो बार बार पूछा गया है, भांगड़ा। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा। भांगड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। लेकिन इसका दूसरा एक और भी लोक नृत्य है, गिद्धा। गिद्ध, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भांगड़ा जान रहे हैं तो आप लोग को गिद्धा भी जानना चाहिए। यह भी पंजाब का एक लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों यह शामिल किया गया है? इसका उद्देश्य है कि योजना का उद्देश्य छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एआई और कोडिंग की शिक्षा देकर वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार करना। अब 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ग्लासगो में आप लोग जान ही रहे हैं, ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है, उससे संबंधित यह प्रश्न है। तो 10वां ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 2026 में इतिहास में पैरा एथलीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा शर्मिला धनखड़, बी ऑप्शन हो जाएगा दीपा मलिक, सी ऑप्शन हो जाएगा अवनी लेखरा, और डी ऑप्शन हो जाएगा भवीना पटेल। तो आपका उत्तर हो जाएगा शर्मिला धनखड़। कौन हो जाएगा? शर्मिला धनखड़। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। यह किस गेम में जीती है मित्रों? तो 60 फुट में। 60 फुट में इन्होंने यह कारनामा किया है। और कितना मीटर का इन्होंने फेंका है? 9.81। 9.81 मीटर का इन्होंने 60 फुट फेंका है। 60 फुट आप लोग जान ही रहे होंगे, एक प्रकार का लोहा होता है, बहुत वजनी होता है, जिसे फेंका जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। भारत की पैरा 7 फुट खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो महिलाओं की 60 फुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब यह कॉमनवेल्थ गेम में पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अन्य विजेताओं के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, और कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। भारत का हाई जंपर सर्वेश कुसेरे, भारत के हाई जंपर हैं सर्वेश कुसेरे। इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। सर्वेश कुसेरे ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 10 फीट वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल। इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में कुल 286 किलोग्राम वेट उठाकर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। तो इतने ही फैक्ट, जिस प्रकार से मेडल आते जा रहे हैं हम आपसे चर्चा करते जा रहे हैं।
मित्रों, लेकिन अभी जब पूरा खेल ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है, जब पूरा आयोजन हो जाएगा तो इसका अलग से 10 से 5 मिनट का वीडियो बना करके आप लोगों को पूरा एक एक फैक्ट को बता दिया जाएगा और आप लोग के सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो मित्रों, यहीं तक जो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने आप लोगों से चर्चा की, और मेरी कोशिश यह थी कि आपको किसी तरह से कोई भी फैक्ट छूटे ना और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, और एकदम सरल माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें मित्रों, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हम लोग प्रोत्साहित होते हैं, या अगर कुछ खामियां होंगी तो हम लोग दूर भी करेंगे। इसी के साथ मित्रों, आप खूब पढ़िए, खूब लड़िए। जय हिंद, जय भारत।